Hey everyone, welcome to Judiciary Plus. So this is the third part of our series Code on Criminal Procedure of 1973 यानी कि CRPC के ये सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी CRPC की क्रिएट कर दी है कि आपके लिए कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो एंड सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाए। तो वो दोनों वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया है इंट्रोडक्शन, पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन, हर एक अमेंडमेंट, कितने अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, कब इनेक्ट हुआ है एंड एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, एक LLB स्टूडेंट या LLM स्टूडेंट्स या LLB LLM एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए मैंने कवर किया है। एंड इस सीरीज़ में मैं पूरी CRPC कवर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है सेक्शन 3 के साथ, क्योंकि सेक्शन 2 तक हमने सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। पूरा डेफिनेशन सेक्शन हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 के साथ, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बता रहा है। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन में बात क्या हो रही है। तो इन दिस कोड एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर in relation to an area outside a metropolitan area as a reference to judicial magistrate, in relation to metropolitan area as reference to metropolitan magistrate. So बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर कहीं पे भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के आउटसाइड में है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे। यानी कि दोनों पर्सन एक ही है, यानी सिर्फ पोस्ट का नाम अलग है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, अगर वो आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। दैट सिंपल, बस इतनी ही बातें थी यहाँ पे क्लॉज ए में, सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 3 के जो यहाँ पे है। ठीक है, अब चलते हैं क्लॉज बी में। अब यहाँ बता रहा है एनी रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास सेल इन रिलेशन टू एन एरिया outside metropolitan area shall be constructed reference to a judicial magistrate of second class and in relation to metropolitan area as reference to metropolitan magistrate, same as clause number A, सब clause number A। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है, ठीक है, और वो कहाँ पे है, किस एरिया में, आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उसको कहेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिस्पेक्ट में है तो उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सिंपल सी बात है। क्लॉज ए में हमने क्या देखा था, अगर आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसको और जो मैजिस्ट्रेट है उसको क्या बोलेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब उससे नीचे आ जाते हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन यानी कि मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास का है मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के आउटसाइड है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। बहुत ही ईजी चीज़ है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ यहाँ है नहीं। अब क्लॉज नंबर सब क्लॉज सी में है एनी रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में देख रहे हैं, हमने एक एक करके लाइन से देखा। मैजिस्ट्रेट पहले में देखा, मैजिस्ट्रेट सिंपल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर सेकंड क्लास के बारे में बात हुई, वो भी सेम था। अब यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में बात हो रही है और ये भी सेम ही है। यहाँ आप देख सकते हैं इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया तो उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्साइजिंग जुरिसडिक्शन इन दैट एरिया, ठीक है, और जो एरिया कोई अदर एरिया के बारे में बोल रहा है उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब सिंपल सी चीज़ आप याद रखिएगा बस। अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, या कोई भी अदर मैजिस्ट्रेट हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अगर उससे बाहर है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये सब आप जो भी मैजिस्ट्रेट है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। क्लॉज डी में हमारी बात हो रही है कि एनी रेफरेंस टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल इन रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्साइजिंग जुरिसडिक्शन इन दैट एरिया। यानी कि सेम है। अगर CJM के बारे में बात हो रही है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको बोलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सिंपल सी बात, जो अभी हमने डिस्कस की वही बात। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर है उसको बोलेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, आते हैं क्लॉज नंबर 2 पे।
क्लॉज नंबर 2 बोल रहा है इन दिस कोड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस टू अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल इन रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन एरिया कंस्टिट्यूड एज अ कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब तक हम क्लॉज ए में जजेस के बारे में बात कर रहे थे, मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे थे। क्लॉज 2 में कोर्ट के बारे में बात हो रहा है क्योंकि अगर कोई कोर्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर है उसको बोलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर है उसको बोलेंगे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर आता है क्लॉज नंबर 3, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस टू एनी एनेक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कंस्टिट्यूटेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात बोल रही है कि अगर कोई भी इनेक्टमेंट पास हुआ है इस एक्ट के आने से पहले तो उसमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहेंगे। सिंपल सी बात, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहेंगे। बहुत ही ईजी चीज़ है। सेकेंड सबसेक्शन बी हमें बता रहा है कि टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और अ थर्ड क्लास शैल बी कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोई मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है या थर्ड क्लास का है तो उसको भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या थर्ड क्लास बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वैसे ही सबसेक्शन सी बोल रहा है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है उसको क्या बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और कोई एरिया के बारे में बात हो रही है, एनी एरिया विच इंक्लूड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू सच मेट्रोपॉलिटन एरिया और रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास इन रिलेशन टू सच एरिया शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन सच एरिया। ठीक है, तो अब तक हमने देखा फर्स्ट क्लॉज सेकेंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज में यही देखा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मजिस्ट्रेट है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे, जो आउटसाइड है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। कोर्ट को भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एंड आउटसाइड जुरिसडिक्शन है तो जुडिशियल कोर्ट। ठीक है, ये देखा है हमने। अब हम जो है हम आगे का देखेंगे। वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय मजिस्ट्रेट रिलेट टू अ मैटर which involve appreciation or sitting of evidence or formulation of any decision which exposes any person to a punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial would have the effect of sending him for trial before any court. They shall subject to the provision of this code be exercisable by judicial magistrate। यानी कि जहाँ इस लॉ के अंदर कोई लॉ के अंदर या इस कोड के अंदर कोई भी मजिस्ट्रेट पावर एक्सरसाइज कर रहा है किस मैटर से रिलेटेड, इन सब मैटर से रिलेटेड जिसमें अप्रिसिएशन या सिटिंग ऑफ एविडेंस या फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन के बारे में बात हो रही है, जिसमें किसी पर्सन को पनिशमेंट या पेनल्टी मिल सकती है या डिटेंशन मिल सकता है कस्टडी में या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग या इंक्वायरी ट्रायल के इफेक्ट में। ठीक है, ऑफ सेंडिंग हिम इनटू ट्रायल बिफोर द कोर्ट दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एक्सरसाइजेबल बाय। कौन एक्सरसाइज करेगा यह सारी पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस चीज़ों के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो दे रखी है जो मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड which are administrative or executive in nature such as granting of license, suspension, cancellation of a license, sanctioning of prosecution and withdrawing of prosecution, this shall be subject to the aforesaid exercisable by executive magistrate। अब देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे काम आपका जुडिशरी वाला था। अप्रिसिएशन एंड सिटिंग ऑफ एविडेंस, फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन, पनिशमेंट पेनल्टी से रिलेटेड चीज़ें, कस्टडी से पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ें, ट्रायल से रिलेटेड चीज़ें, तो ये सब जब आप काम कर रहे हो तो आप हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और जब आप काम कैसा कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव जो नेचर का है। ठीक है, जैसे लाइसेंस ग्रांट करना, सस्पेंशन या कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शन करना प्रोसिक्यूशन और विड्रॉ करना प्रोसिक्यूशन, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। तो उस वक्त आपका क्या पोजीशन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आप कब, जब आप मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी यही बात थी। ये हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 3 एंड बहुत ही इजी सेक्शन था, कुछ ज़्यादा बड़ा है बिल्कुल देखने में लेकिन काफ़ी इजी है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ। सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी और अदर लॉ। ठीक है, अब ऑफेंसेस के ट्रायल के बारे में बोल रहा है जो कि आईपीसी के अंदर हो रहा है या किसी अदर लॉ के अंदर हो रहा है। तो ऑल ऑफेंसेस अंडर आईपीसी शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड
और अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन हियर इन कंटेन। ठीक है, तो जितने भी ऑफेंसेस है जो आईपीसी के अंदर हैं उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो कैसे होगा, इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर होगा। ठीक है, यही दिया गया है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्रायड और अदरवाइज डील अकॉर्डिंग विद द सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटेड इन द मैनर of place of investigating, inquiring and trying or otherwise dealing with such offenses। यहाँ पे 2 बार क्लॉज क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहला जो सब क्लॉज है वो आईपीसी के बारे में है कि अगर आईपीसी के किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी या ट्रायल हो रहा है तो वो सीआरपीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलेगा, सिंपल सी बात। अब सब सेक्शन 2 में क्या बात हो रही है कि कोई अदर ऑफेंस है, ठीक है, जो कि किसी अदर लॉ में है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं पॉक्सो एक्ट। ठीक है, ये अदर प्रोविज़न में, आईपीसी में नहीं है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी या ट्रायल होगी वो भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन उस इनेक्टमेंट में जो स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं उसको ध्यान में रखते हैं। अगर उसमें कोई स्पेशल प्रोविज़न है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की, तो फिर वो वाला फॉलो होगा। हम जैसे जानते हैं कि जैसे लॉ का एक नॉर्मल प्रोविज़न ये है कि जो स्पेशल लॉज होते हैं वो प्रिवेल करते हैं जनरल लॉज पे, तो सीआरपीसी एक जनरल लॉ है। स्पेशल प्रोविज़न जैसे स्पेशल लॉ हो गया पॉक्सो, तो वो प्रिवेल कर जाएगा सीआरपीसी पे, लेकिन अगर कोई प्रोविज़न साइलेंट है वहाँ पे भी तो फिर सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 4 हमारा सीआरपीसी का। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे जो कि सेविंग क्लॉज है। ठीक है, सेविंग क्लॉज इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, याद रखिएगा। नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल इन द अब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल लोकल लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अभी हमने स्पेशल लॉज के बारे में बात की, वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है। इस कोड में कुछ भी नहीं है ऐसा, और कोई अगर अब्सेंस है कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी स्पेशल या लोकल लॉज को जो इन्फोर्स है उस टाइम में किसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन में। जैसा कि मैंने बताया आपको, स्पेशल लॉज जो होते हैं वो हमेशा प्रिवेल करते हैं जनरल लॉज पे, तो यहाँ पे सेविंग में ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर कोई स्पेशल लॉज है या कोई लोकल लॉज है फॉर टाइमिंग इन्फोर्स है किसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, तो वो जो है वो उसका प्रोविज़न फॉलो होगा उस टाइम बिंग इन फोर्स तक, जब तक वो लॉ जो है एप्लीकेबल है। जिस दिन वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो उस दिन से सीआरपीसी उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जब तक स्पेशल प्रोविज़न जो है इन्फोर्स है तब तक वो ही प्रिवेल करेगा। सेविंग क्लॉज में यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी गई है इस चीज़ को। तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा जो कि सेक्शन नंबर 6 से है, एंड सेक्शन नंबर 6 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आ गए। जो अभी तक मैंने बताया वो भी इम्पॉर्टेंट थे लेकिन काफ़ी ईजी थे, तो बस हमें पढ़ना था और समझना था। एक एक बार पढ़ेंगे तो वो काफ़ी है, लेकिन रिवाइज़ हमें करते रहना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आजकल आता है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ वहाँ मैंने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर आप रेफरेंसेस ले लीजिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मैं मिलूँगी कल, एंड मैं अब जल्दी ये सारी सीरीज़ लेकर आऊँगी। ज़्यादा गैप नहीं होगा तो आपको भी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगेन कल मैं फिर से मिलूँगी आप सबसे चैप्टर 2 के साथ। तो तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए एंड पढ़ाई जम के करिए। थैंक यू।